तो दोस्तों हमें अपने एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 3 टाइप का जो स्टोरेज डिवाइस है वो यूज़ करना पड़ता है। EBS, EFS और S3। तो हम लोग सबसे पहले इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इलास्टिक फाइल सिस्टम एंड S3 को समझने वाले हैं। उसके बाद डेमो में मैं सबसे पहले एक IAM यूज़र क्रिएट करने वाला हूँ एज एन क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। बिकॉज जब भी आप कंपनी में जाते हो, अगर आप क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो तभी आपको ऐसा काम मिलेगा कि आप ऐसे मल्टीपल स्टोरेज को क्रिएट करो और उसे अटैच करो अपने एप्लीकेशन से। सो दैट्स व्हाई आई विल बी क्रिएटिंग वन IAM यूजर फॉर क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। लेटर ऑन आई विल क्रिएट वन EC2 इंस्टेंस। फिर मैं EBS के यूजर्स को एक्चुअली मैंने EBS के यूजर्स को ऑलरेडी पहले मैंने EC2 के डीप डाइव सेशंस में मैंने बता रखा है, बट फिर भी चलो मैं आप लोग को एक बार गो थ्रू कर दूंगा उससे। देन लेटर ऑन आई विल क्रिएट द EFS एंड आई विल माउंट इट ओवर EC2 इंस्टेंस। उसके बाद फिर हम लोग S3 पे जंप करने वाले हैं। तो दोस्तों S3 पे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, तो वो मैं आपको जब S3 पे मैं जंप करता हूँ उसी समय मैं आप लोग को S3 के बारे में सारी की सारी चीज़ें को डिटेल्स में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे EBS के बारे में। ये क्या है? हमारा इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। दोस्तों इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या है? ये एक तरह का हार्ड डिस्क है आपके EC2 इंस्टेंस का। जैसे कि आपके लैपटॉप में आपका हार्ड डिस्क होता है जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, वैसे ही आपके EC2 इंस्टेंस का एक हार्ड डिस्क होता है। बट ये EC2 से अलग होता है, ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। और दोस्तों ये जो स्टोरेज है इसे आप चाहो तो मल्टीपल इंस्टेंसेस से कनेक्ट कर सकते हो, बट वन एट ए टाइम, किसी एक ही सर्वर पे एक बार में आपका ये स्टोरेज जो है कनेक्ट हो सकता है। बट ये एक तरह से आपका हार्ड डिस्क हो गया, यहाँ पे अपने हार्ड डिस्क को स्टोर करके रखते हैं। दूसरा हमारा स्टोरेज होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम। दोस्तों ये एक नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है दोस्तों। मीन्स एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो जहाँ पे आप अपने फाइल्स, अपने एप्लीकेशन के इंपॉर्टेंट फाइल्स, लॉग्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं वो आप स्टोर करके रख सकते हो। और आपके जो एप्लीकेशन है वो इस स्टोरेज से डायरेक्टली फेच करेगी आपका डेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों, इसके लिए हम लोग EBS क्यों नहीं यूज़ करते हैं? बिकॉज दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक स्टोरेज को मल्टीपल EC2 इंस्टेंस से एक बार में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही है दोस्तों फ़ायदा आपके इलास्टिक फाइल सिस्टम में। ठीक है, अब दोस्तों एक और बात जान लो आप लोग, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज जो होता है ना वो अवेलेबिलिटी जोन रिजिलियंट होता है। मीन्स एक अवेलेबिलिटी जोन में हाईली अवेलेबल होता है। मीन्स एक अवेलेबिलिटी जोन में अब अगर आपका एक हार्डवेयर फेल भी हो जाता है तो ये दूसरे हार्डवेयर पर रन कर रहा होगा, बट सिर्फ विद इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। बट ये जो नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है दोस्तों, जो इलास्टिक फाइल सिस्टम है AWS के अंदर, ये क्या होता है? मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में ये हाईली अवेलेबल होता है आपको। ये रीजन रेजिलियंट होता है। मीन्स अगर एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन भी हो गया तो आपका डेटा दूसरे अवेलेबिलिटी जोन पे रहेगा। ये बेनिफिट है इलास्टिक फाइल सिस्टम का। बट यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का ही इस्तेमाल करते हैं, और एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग नेटवर्क फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके। और तीसरा आपका स्टोरेज होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस, जो कि एक बकेट होता है जहाँ पे आप एक तरह का समझ लो कि आप कचरा डाल सकते हो। मीन्स आपका किसी भी टाइप का डेटा हो, कुछ भी हो, उससे उस डेटा को एज एन ऑब्जेक्ट आप इस बकेट पे डाल सकते हो। एज ऑब्जेक्ट वो होता है S3। यहाँ पे आप कुछ भी, कोई भी डेटा अपना स्टोर कर सकते हो, और ये बहुत ही सस्ता होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसे परफेक्टली यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही हाईली अवेलेबल, हाईली ड्यूरेबल होता है। यहाँ पे अपने डेटा को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन में या फिर मल्टीपल रीजन में भी अपने डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो बड़े बड़े फाइल जैसे मूवीज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह को स्टोर करने के लिए S3 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि S3 का अपना भी बहुत सारा फीचर्स है जो हम लोग आगे देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों कुछ बातों पे। जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है ना दोस्तों, इसका हम लोग बैकअप ले सकते हैं कि इन केस अगर आपका जो ये हार्ड डिस्क अगर डाउन हो जाए तो इसके बैकअप से आप इस इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज को रिकवर कर सकते हो। उसे हम लोग स्नैपशॉट कहते हैं। बट इलास्टिक फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं है। इलास्टिक फाइल सिस्टम में आपको AWS बैकअप सर्विस का यूज़ करना होगा अपने डेटा को रेप्लिकेट करने के लिए और बैकअप बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एक स्पेशल यूज़ केस का है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का, जहाँ पे आप अपने हार्ड डिस्क को मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस से एक बार में कनेक्ट कर सकते हो। बट नेटवर्क फाइल सिस्टम की तरह वो मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के इंस्टेंसेस पे कनेक्ट नहीं हो सकता है। वो किसी एक ही अवेलेबिलिटी जोन के इंस्टेंस पे कनेक्ट होगा। तो इसका बेस्ट यूज़ केस क्या है दोस्तों? लेट्स सपोज आपका कोई एप्लीकेशन है जो कि एक क्लस्टर में रन कर रहा है। अब उस क्लस्टर में आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चाहते हो,
और आप EBS का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप मल्टी अटैच को यूज कर सकते हो। वहाँ पे आप विद इन अ क्लस्टर आपका जो एप्लीकेशन है आपके डेटा को बहुत ही ज़्यादा फास्ट लाइक कहते हैं ना बहुत ही लो लेटेंसी पे उसे एक्सेस कर सकता है। तो ये क्लस्टरिंग में ये हार्ड डिस्क को यूज़ करने का ये बेस्ट यूज़ केस है। ठीक है दोस्तों, इसे आप यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको बहुत ही हाई परफॉर्मेंस चाहिए, गेम्स वगैरह हो गए, लाइव गेम्स जो होते हैं वो सब जगह पे आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये इसका लिमिटेशन भी है जहाँ पे आप मैक्सिमम 16 लाइनक्स इंस्टेंस के साथ एक बार में कनेक्ट कर सकते हो, बट ये चीज़ इलास्टिक फाइल सिस्टम के साथ ऐसा नहीं है, और वो भी नाइट्रो सिस्टम पे ही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं इलास्टिक फाइल सिस्टम के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला, इट्स आप देख सकते हो यहाँ मैंने लिखा है इट्स स्केलेबल अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो स्पेस है वो असाइन करना है, लाइक मुझे 20 GB चाहिए, 30 GB चाहिए, 50 GB चाहिए, 100 GB चाहिए, टेराबाइट्स में चाहिए, नहीं। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड स्पेस दिया हुआ है, आप अपना बस डेटा स्टोर करते जाओ, आपके पास कोई स्पेस नहीं है, अनलिमिटेड स्पेस है आपके पास, आप डेटा स्टोर करते जाओगे और जितना स्टोर करोगे उतना का पैसा आप पे करने वाले हो। तो यहाँ पे बैकअप यूजिंग AWS बैकअप है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नॉट पॉसिबल। दोस्तों क्वेरीज क्या है, आप क्वेरी कहाँ करते हो? क्वेरी तो आप डेटाबेस में करते हो, स्ट्रक्चर्ड जो डेटाबेस होता है वहाँ पे आप क्वेरी करते हो डेटाबेसेज में। तो यहाँ पे क्वेरी कहाँ से आ गया? दोस्तों ये पॉसिबिलिटीज़ है। हम आप लोगों ने शायद कभी ना कभी जरूर देखा होगा .csv फाइल, जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड वे में मल्टीपल डेटाज स्टोर किए जाते हैं, जो कि एक्सेल में आप ओपन करते हो इसे। ठीक है, तो उस टाइप की सीट से अगर आपके पास एक्सेल सीट है वैसा CSV फाइल, तो उस टाइप का जो फाइल होता है उससे अगर आप कोई डेटा क्वेरी करना चाहते हो, लेट्स सपोज उसके अंदर 1 टेराबाइट ऑफ डेटा है, करोड़ों डेटा है, आप वहाँ से कोई पर्टिकुलर डेटा को कैसे फेच करोगे? तो आप उसे अगर क्वेरी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं AWS पे। एथीना नाम का एक सर्विस है जिसका इस्तेमाल करके। बट ये मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इस स्टोरेज पे अगर उस टाइप का फाइल आप स्टोर करके रखे हो तो आप क्वेरी नहीं कर सकते हो। मीन्स आप किसी न किसी स्टोरेज में क्वेरी कर सकते हो, और वो है दोस्तों हमारा सिंपल स्टोरेज सर्विस, जहाँ पे आप एज एन ऑब्जेक्ट कोई भी डेटा को स्टोर करके रखते हो, और यहाँ पे आप कम्प्लेक्स क्वेरीज को भी परफॉर्म कर सकते हो। कैसा भी CSV फाइल है, कोई भी डेटा है, आप चाहो तो एथीना का यूज़ करके, ग्लू का यूज़ करके आप अपने S3 स्टोरेज पे जो भी आपका डेटा है उसे क्वेरी कर सकते हो। और इसे आप डेटा को आर्काइव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये तो सस्ता है दोस्तों। अब लेट सपोज आपके पास स्नैपशॉट है, बहुत सारे डेटा है जो आप ज़रूरत नहीं है बट कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगा, तो आप उसे आर्काइव करके रख लो, उसके लिए आप S3 बकेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो तो डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आपको लेक्चर नंबर 8 है EC2 इन डेप्थ, जहाँ जो मैंने आउटर स्केलिंग, स्नैपशॉट और AMI के बारे में बताया है। अगर आपको EBS अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, बिकॉज यहाँ मैंने EBS के सारे डिटेल्स को ऑलरेडी बता रखा है, कैसे स्नैपशॉट लेते हैं, कैसे AMIs को क्रिएट करते हैं, कैसे आप न्यू वॉल्यूम्स को क्रिएट कर सकते हो। आप वो सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ मेरे इस लेक्चर पे देख सकते हो। तो मैं टाइम को ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, डायरेक्टली आई जंप टू EFS। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा एजेंडा है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें IAM यूज़र क्रिएट करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से चलते हैं IAM के ऊपर। चलिए यहाँ पे हम लोग एक न्यू यूज़र को क्रिएट कर लेते हैं, पुराने सारे यूज़र्स को हम लोग डिलीट कर लेते हैं पहले, डिलीट। ओके, अब हम लोग न्यू यूज़र्स को क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। तो चलिए क्लाउड नहीं, मैं बोलता हूँ कि चलिए एक स्टोरेज का भी अपना एडमिन होगा, तो मैं उसको नाम देता हूँ स्टोरेज एडमिन। तो जो भी बंदा स्टोरेज एडमिन होगा, चलिए मैं किसी बंदे का नाम स्टोरेज एडमिन नहीं हो सकता है, तो मैं सबसे पहले ग्रुप्स क्रिएट करूँगा, स्टोरेज एडमिन का ग्रुप। स्टोरेज एडमिन का ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे मैं इसे क्या दूंगा, परमिशन स्टोरेज देखता हूँ, AWS स्टोरेज, क्विक साइट, स्टोरेज गेटवे, सो ये आपको नहीं देना है। मुझे क्या चाहिए, मैं चलो EFS का दे देता हूँ। यहाँ पे आपको इलास्टिक फाइल सिस्टम आई थिंक टाइप करना होगा, इलास्टिक फाइल। ओके गॉट इट। तो इलास्टिक फाइल सिस्टम पे फिलहाल मैं फुल एक्सेस देता हूँ। इसके अलावा चलिए मैं S3 बकेट पे जाता हूँ, और S3 बकेट पे भी मैं आपको फुल एक्सेस दे देता हूँ। और फाइनली हम लोग देंगे EC2 इंस्टेंस को फुल एक्सेस। ठीक है, अगर कुछ और रिक्वायर्ड हुआ तो हमें खुद से अपने आप क्या होगा, हमें एरर आ जाएगा, एरर शो करने लगेगा कि आई एम नॉट ऑथराइज्ड, तो एट दैट टाइम वी विल अगेन प्रोवाइड द एक्सेस।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक यूजर क्रिएट करते हैं। यूजर का नाम चलो मैं TCW डाल देता हूँ, TCW स्पेशली फॉर स्टोरेज। अब आप लोग देख सकते हो मैंने लास्ट टाइम आपको बस पासवर्ड डाला था, बट आज मैं आपको बोलूंगा कि आप एक्सेस की और प्रोग्रामेटिक एक्सेस ये जो है इसे आप सिलेक्ट करना। इसे हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं ये हम लोग बहुत ही जल्द S3 में समझने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको इस दोनों को आपको चेक मार्क्स करना है। उसके बाद इसे हटा देना है, आई डोंट वांट टू चेंज माय पासवर्ड एट फर्स्ट लॉगिन। और यहाँ मैं कुछ भी पासवर्ड दे देता हूँ, चलो मैं password.725। ठीक है, ये पासवर्ड मैं यहाँ दे देता हूँ। यहाँ से आपको मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और मैं परमिशन क्या चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ स्टोरेज एडमिन का परमिशन। यहाँ से मैं फिर नेक्स्ट करता हूँ, टैग क्या दे दूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं दूंगा रोल। मेरा रोल क्या है, मैं क्या हूँ, स्टोरेज एडमिन। यहाँ से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से आप करो क्रिएट यूजर। तो चलिए ये हमारा एक्सेस की और सीक्रेट की हमारे पास है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एक बात दोस्तों मैं आपको अभी बता दूं, याद रख लेना, ये जो एक्सेस की और सीक्रेट की है ना, ये बस एक बार ही आपको देखने को मिलता है। इसलिए अगर इस चीज़ को आप स्टोर करके रखना चाहते हो तो फर्स्ट टाइम में ही आपको ये जो CSV फाइल है इसे डाउनलोड करना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको जब मैं आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के बारे में समझा रहा था अभी स्टोरेज में, S3 बकेट पे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पॉसिबल है, और मैं आपको ये भी बोला था कि EFS पे कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्या चीज़ बात कर रहा था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप CSV फाइल स्टोर करके रख सकते हो S3 बकेट पे, जहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो ये जो CSV फाइल है मैंने यहाँ से चलो इसे डाउनलोड करा और इस CSV फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ये मेरा CSV फाइल है, इसे आप चाहो तो MS एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो। आप लोग एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे कॉलम है। कैसा एक नॉर्मल जो डेटाबेस में जो टेबल होता है स्ट्रक्चर डेटाबेस में, वहाँ पे ऐसे ही होता है ना, कॉलम होते हैं, उसके नाम होते हैं और उसके नीचे सारे के सारे डिटेल्स होते हैं। तो सिंस मेरे पास यहाँ बस एक ही स्टोरेज, एक ही यूजर है, इसलिए मेरे पास बस एक ही डिटेल है। ऐसा अगर लेट सपोज मेरे पास हजारों यूजर्स हो, या फिर ऐसा कुछ हजारों लाखों लाइन का डेटा हो, अब उसमें से मैं चाहता हूँ किसी एक पर्टिकुलर यूजर के डेटा को एक्सेस करना, तो मैं कैसे करूंगा। उस टाइम पे आपको क्वेरी करना होता है और इस सीट से डायरेक्ट आप क्वेरी कर सकते हो। ये डेटाबेस नहीं है, फिर भी आप इस एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट से क्वेरी कर सकते हो। इसे ही हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेरीज वगैरह, जो हम लोग S3 में कर सकते हैं और EFS में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने इस फाइल को हम लोग अपने EFS में ऐसा नहीं कि स्टोर कर लें और EFS से क्वेरी कर लें, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको इस तरीके के फाइल से अगर आपको क्वेरी करना है तो आपको S3 में ही रखना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग इन करते हैं। उसके लिए सबसे पहले इस लिंक को हम लोग कॉपी कर लेंगे, इधर से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको न्यू ब्राउजर और इसे ओपन करेंगे। ठीक है, अब IAM यूजर नेम पे हम लोग क्या देंगे, स्टोरेज एडमिन नहीं, मेरा IAM यूजर नेम क्या है, TCW_स्टोरेज। अब यहाँ से पासवर्ड मैंने क्या तैयार किया था, आपको याद होगा, password.725। आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये जो एक्सेस की और सीक्रेट की दिया हुआ इसका क्या यूज है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल चलिए, ये हमने लॉगिन कर लिया है, आई लाइक न्यू कंसोल, तो मैं न्यू वाले कंसोल पर मैं लॉगिन कर चुका हूँ। हम लोग चलिए EC2 इंस्टेंस पे देखते हैं। सिंस हमारे पास EC2 इंस्टेंस का फुल एक्सेस है तो हम लोग न्यू इंस्टेंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आएंगे और एक न्यू इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे। चलो, तो हाँ हमारा EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आप लोग देख सकते हो ये इनिशियलाइज हो रहा है। तब तक हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले EFS जो इलास्टिक फाइल सिस्टम है वो हम लोग क्रिएट कर लेंगे। एक चीज़ यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, आप लोग फ्यूचर में कंफ्यूज ना हो। तो ओके, तो हम लोग अपने इंस्टेंस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्यों? आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या मेंशन है, वेरीफाई दैट योर IAM पॉलिसीज करेक्टली कॉन्फ़िगर टू यूज EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। हमने अपने यूजर्स को EC2 का फुल एक्सेस दिया था, उसके बाद भी हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज EC2 पे कनेक्ट करने के लिए हमें EC2 फुल एक्सेस नहीं बल्कि EC2 इंस्टेंस कनेक्ट का ऑप्शन चाहिए, जो हमने अटैच नहीं करा था अपने TCW_स्टोरेज यूजर्स को। तो चलिए हम लोग पहले उसे अटैच कर लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग IAM मैनेजमेंट कंसोल पे आते हैं, आप लोग देख सकते हो कि मैं तो फिलहाल TCW_स्टोरेज यूजर से लॉगिन हूँ, बट इट्स नॉट ऑथोराइज्ड। ये जो यूजर है ये ऑथोराइज्ड नहीं है आपके IAM यूजर पे, IAM कंसोल पे कोई भी काम को करने के लिए। बिकॉज आपको याद होगा मैंने परमिशन क्या डाला था, S3 बकेट का फुल एक्सेस डाला था, EFS का फुल एक्सेस डाला था और EC2 का फुल एक्सेस डाला था। तो हम लोग पहले मैं पहले रूट अकाउंट से लॉगिन करूंगा, फिर मैं इस पर्टिकुलर यूजर पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट का परमिशन दूंगा, उसके बाद आपको फिर से ये कम्युनिकेट करके दिखाऊंगा।
तो चलिए मैं अपने रूट अकाउंट से लॉगिन कर चुका हूँ अपने प्रोडक्शन अकाउंट में। यहाँ से मैं IAM पे आता हूँ और यहाँ पे आपको यहाँ से यूज़र पे जाना है, TCW नहीं, मुझे TCW को परमिशन नहीं देना है, मुझे परमिशन देना है यूज़र ग्रुप को। तो ये जो स्टोरेज एडमिन है मुझे इसे परमिशन देना है। इसके बाद पहले से क्या परमिशन है, EC2 फुल एक्सेस, S3 फुल एक्सेस, इलास्टिक फाइल सिस्टम फुल एक्सेस। मुझे क्या परमिशन देना है, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग डालते हैं EC2 इंस्टेंस। यहाँ पे आपको आ गया EC2 इंस्टेंस कनेक्ट का। आइए पहले इसका परमिशन देख लेते हैं। इसके बाद क्या परमिशन है, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट को आप यूज कर सकते हो। ये क्या करता है, सेंड SSH पब्लिक की। दोस्तों आप इंस्टेंस कनेक्ट से कैसे कनेक्ट कर पाते हो अपने इंस्टेंस से, यही रीजन है कि वो SSH का जो पब्लिक की है वो सेंड कर पाता है। तो चलिए इसके हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसे और ऐड कर देते हैं इस परमिशन को। ये परमिशन हमारा एडेड हो गया। चलिए फिर से अब अपने यूजर अकाउंट से, जो भी मेरा यूजर ID था IAM यूजर से हम लोग पहले लॉगिन करते हैं। तो चलिए मैं TCW_ स्टोरेज से लॉगिन हो चुका हूँ। अब आइए फिर से हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस पे चलते हैं। ओके, यहाँ पे आपको वेब सर्वर पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसे कनेक्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से कनेक्ट कर लेना है। ओके, तो हम लोग यहाँ से लॉगिन हो चुके हैं। तो अब सिंस आपको याद होगा ये वेब सर्वर है, तो हम लोग को कहाँ जाना है, यहाँ पे आके LS कीजिए। आपको यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लोग एक index.html फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोग इको करते हैं फाइल इज़ ऑन सर्वर। इसे हम लोग डालेंगे कहाँ, index.html पे। चलिए एक बार, तो ऐसा अगर नहीं हो रहा है, कुछ इशू हो सकता है वो, तो हम लोग डायरेक्ट टच कमांड से क्रिएट कर लेते हैं index.html को। चलिए ये क्रिएट हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट इस फाइल के अंदर जा करके इसे एडिट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें क्या देना है, फाइल इज़ ऑन सर्वर। ओके, ये हो गया। अब हम पहले systemctl और रीस्टार्ट कर लेते हैं अपने HTTPD को। सॉरी, ये होगा sudo। ओके, वो रीस्टार्ट हो गया। अब हम इस जो हमारा वेबसाइट है इसे पहले एक्सेस करके देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा जो वेब सर्वर ये काम कर रहा है, जहाँ पे फाइल जो है सर्वर पे प्रेजेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्रिएट करने वाले हैं EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम, जो कि नेटवर्क फाइल सिस्टम होता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्रिएट करेंगे। फिलहाल जब उससे पहले मैं आप लोग को ये दिखा दूँ, जैसे आप df-h करते हो ना दोस्तों, तो आपको जो भी ये जो भी डेटा है, ये जो भी स्टोरेज माउंटेड है ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे, आपके जो सर्वर पे, ये वो डिटेल आपको शो करता है। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो 6.5 GB, ये जो 8 GB मैंने जो EBS वॉल्यूम अटैच किया था, ये वो वाला EBS वॉल्यूम है जहाँ पे 8 GB है, जिसमें ऑलरेडी 1.6 GB ऑलरेडी यूज्ड है और 6.5 GB अवेलेबल है। तो हम लोग जब अपने EFS को यहाँ पे इस सर्वर पे माउंट करने वाले हैं, उसके बाद हमारा जो EFS का जो सर्वर है वो डेटा को हम लोग इस कमांड से भी यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा EBS वॉल्यूम ऑलरेडी अटैच्ड है हमारे सर्वर से और ये एज एन हार्ड डिस्क काम करना है हमारे सर्वर के। तो आपको फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्रिएट फाइल सिस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कोई भी नाम डालना है, तो मैं डालूंगा EFS। यहाँ से मैं आपको रीजनल सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो वन जोन भी सिलेक्ट कर सकते हो। वन जोन का मतलब होता है आपका डेटा विद इन अ सिंगल अवेलेबिलिटी जोन ही होगा, ना कि मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन। बट सिंस वी आर यूजिंग हाईली अवेलेबल एप्लीकेशन, सो वी विल बी यूजिंग रीजनल। ओके, सो नाउ क्लिक ऑन कस्टमाइज। आपको ऑलवेज कस्टमाइज पे ही क्लिक करना है, डायरेक्ट क्रिएट नहीं करना है। यहाँ से मैं इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप को अनचेक करूँगा, ठीक है, बिकॉज मेरा प्रोडक्शन नहीं है तो आई डोंट वांट बैकअप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, लेट सपोज आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा है, जो कि काफ़ी इनफ्रीक्वेंटली आप एक्सेस कर पा रहे हो, तो वैसे डेटा को आप इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में IA पे ट्रांजिशन कर सकते हो। अगर आप अपने उस डेटा को इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पे ट्रांजिशन कर लिए, आप वहाँ पे भेज दिया आपने, तो आपका जो कॉस्ट है वो बहुत कम आता है। फिलहाल मैं इसे नन रखूँगा, मुझे कहीं नहीं, मेरा प्रोडक्शन तो है नहीं, मैं वैसे भी टर्मिनेट करने वाला हूँ इस लेक्चर के बाद इसे, तो मैं उतना नहीं सोचता। परफॉर्मेंस मोड पे आ जाओ, हमें हमेशा जनरल पर्पस डालना है। मैक्स IO तभी चाहिए जब आपको बहुत ही हाई परफॉर्मेंस का जरूरत हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको बहुत ही हाई परफॉर्मेंस मिलने वाला है। थ्रूपुट मोड आपको बस्टिंग रखना है। अगर आप प्रोविजन रखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। प्रोविजन क्या होता है दोस्तों, आप खुद से यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कुछ भी। चलो, बिटवीन 1 to 1024 आप मेंशन कर सकते हो। अगर देखो, आप जैसे देख सकते हो, जैसे मैंने 1024 मेंशन करा, मेरा मंथली कॉस्ट क्या आ रहा है 6144 पर मंथ। और ये दोस्तों फ्री टियर में नहीं आता है, तो आप गलती से ही प्रोविजन मत करना। ये तभी ज़रूरत है जब आपको हाई स्पीड चाहिए, प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। यहाँ से भी मैं इसे जनरल पर्पज़ कर देता हूँ। मैं डेटा को एट रेस्ट इंक्रिप्शन इनेबल नहीं करना चाहता हूँ।
ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसे डिसेबल कर दूंगा। दोस्तों आपको आपने ध्यान दिया होगा, दो टाइप का इंक्रिप्शन होता है। बहुत जगह आपको इंक्रिप्शन इन ट्रांजिट मिलता है, बहुत जगह आपको इंक्रिप्शन एट रेस्ट मिलता है। एट रेस्ट का मतलब होता है आपका डेटा कहीं स्टोर है। इन ट्रांजिट का मतलब होता है आपका डेटा आपके स्टोरेज से निकल के कहीं और जा रहा है, जो ट्रैवल कर रहा है। तो अगर आप ट्रैवलिंग टाइम अगर आप इंक्रिप्ट करना चाहते हो डेटा को, तो आपको इन ट्रांजिट सेलेक्ट करना है। अगर आप जो डेटा स्टोर करके रखे हो अपने स्टोरेज पे, अगर उसे आपको इंक्रिप्ट करना है, तो उसके लिए आपको एट रेस्ट पे क्लिक करना होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं फंक्शनैलिटी यहाँ पे आपको करता हूँ। फंक्शनैलिटी क्या है, इट सर्व्स वेब सर्वर कंटेंट। इसके पहले मैंने अपना सर्वर का कंटेंट कहाँ से दे रहा था, मैं अपने सर्वर का कंटेंट मैं सर्वर से ही दे रहा हूँ। मेरा जो index.html फाइल है वो मेरे सर्वर पे ही स्टोर है, EBS वॉल्यूम पे स्टोर है दोस्तों। बट मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल है, ये फाइल EBS वॉल्यूम ना दे करके EFS से लूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वो कर रहा हूँ। आप जैसे ही आप इसे नेक्स्ट करो, ठीक है। पहले नेटवर्किंग हम लोग देख लेते हैं। तो सिंस मैं मल्टीपल अवेलेबिलिटी जो मैंने सेलेक्ट करा है, तो मैं US ईस्ट 1A और US ईस्ट 1B का यूज़ करने वाला हूँ। बाकी को मैं कर देता हूँ रिमूव। ये हो गया। यहाँ से आपको सीधा नेक्स्ट आना है। अब ये क्या है, फाइल सिस्टम पॉलिसी। दोस्तों फाइल सिस्टम पॉलिसी का मतलब क्या होगा ना, पहले तो आप जान लो इसका नाम। इसे हम लोग कहते हैं रिसोर्स पॉलिसी। अगर इंटरव्यूज में क्वेश्चन आता है रिसोर्स पॉलिसी मीन्स यहाँ पे आप वो पॉलिसी लिख सकते हो जिसके थ्रू आप एक्सेस टू दिस पर्टिकुलर EFS वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। ये जो मेरा जो EFS वॉल्यूम है, इसे कौन कंट्रोल कर सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि हु कैन एक्सेस माई EFS, वो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। आप चाहो तो इस पे प्रिवेंट, मैं चाहता हूँ कि इसे रूट प्रिविलेज ना हो, रूट एक्सेस ना हो, वो मैं कर सकता हूँ। बस रीड ओनली हो, वो मैं कर सकता हूँ। कोई एनोनिमस एक्सेस अगर मैं प्रिवेंट करना चाहता हूँ, वो कर सकता हूँ। आप क्या चाहते हो कि अगर डेटा कोई एक्सेस कर रहा है, तो डेटा एक्सेस कैसे होता है। लेट सपोज मेरा जो सर्वर है वो डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो मेरा सर्वर क्या करेगा, आपके डेटा को EFS से निकालेगा और उसे सर्वर क्या करेगा, उस डेटा को होस्ट करेगा। मीन्स आपका डेटा EFS से निकल करके होस्ट हो रहा है, मीन्स वो ट्रांजिट में है, वो ट्रैवल कर रहा है डेटा। तो आप चाहो तो इन ट्रांजिट भी इसे इंक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ से नेक्स्ट करने वाला हूँ। सीधा आपको नीचे आना है, क्रिएट कर देना है। तो ये जब तक क्रिएट हो रहा है, अब हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इस EFS को अपने EC2 इंस्टेंस पे माउंट करते हैं। माउंट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही ये क्रिएट होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो व्यू फाइल सिस्टम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है अटैच ऑप्शन, आपको अटैच पे क्लिक करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो आप वाया DNS अटैच कर सकते हो, या तो आप वाया IP एड्रेस अटैच कर सकते हो। ओके, तो हम लोग वाया DNS माउंट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यूजिंग NFS क्लाइंट आपको यूज़ करना है। आपको बस इसे कॉपी करना है, यहाँ से यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। अब सबसे लास्ट में जो EFS लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये EFS एक डायरेक्टरी है। कौन से डायरेक्टरी पे आप अपने EFS को माउंट करना चाहते हो दोस्तों जब EC2 इंस्टेंस को आप EC2 इंस्टेंस पे किसी भी EFS को माउंट करना हो ना, तो आपको उसके लिए ये अपने EC2 इंस्टेंस पे एक फोल्डर क्रिएट करना होता है, आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना होता है, और उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे ही आप EFS को माउंट कर सकते हो। और उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर आप सर्वर का यूज करके कोई भी डेटा रख दो, कोई भी फाइल रख दो, वो सारे के सारे डेटा, सारे के सारे फाइल्स आपके EFS में स्टोर हो रहे होंगे। तो मैं क्या चाहता हूँ, हमारा जो वेब सर्वर का जो कंटेंट है वो कहाँ पे कौन से डायरेक्टरी में डाला हुआ है, वो है /var/www/html के अंदर हमारा index.html फाइल है। वो फिलहाल मैं इसे एक्चुअली वो फाइल एक्चुअली यहाँ पे होस्ट हो रहा है। मैं क्या करूँगा, मेरा टारगेट क्या है, मैं चाहता हूँ कि ये जो HTML के अंदर जो भी फाइल है, HTML जो डायरेक्टरी है उसके अंदर जो भी फाइल है, वो एक्चुअली में EFS पे होस्ट हो। वो जो भी फाइल है वो EFS में स्टोर हो, ना कि मेरे EBS वॉल्यूम पे। तो मैं क्या करूँगा, ये जो EFS है ना, इसे मैं var/www/html इस फोल्डर पे ही माउंट कर दूंगा। तो अब ये जो HTML का नाम का जो फोल्डर है ना, इसके अंदर अब जो भी डेटा होगा वो डेटा EFS के अंदर स्टोर होगा, ठीक है, ना कि EBS के अंदर। मैं ls करता हूँ यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे आपको index.html अब दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, फिलहाल मैं cd करता हूँ, ls करता हूँ, cd स्पेस /var/www/html करता हूँ। यहाँ पे आके आप ls करो। अब देखो, आपको यहाँ पे आपका index.html नहीं दिख रहा है। क्यों? बिकॉज हमारा index.html तो EBS वॉल्यूम में है ना, वो तो EFS में है नहीं, इसीलिए। और ये जो पर्टिकुलर जो फोल्डर है, ये जो डायरेक्टरी है var/www/html, ये हमारा EFS वॉल्यूम है। अब जो EFS में जो भी डेटा है, इस डायरेक्टरी पे बस अब वही डेटा टिक सकता है और कुछ नहीं।
तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, एक टच कमांड से फिर से एक index.html बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं sudo vi index के अंदर फाइल stored in EFS, यहाँ पे सेव कर दिया। और उसके बाद आपको systemctl sudo systemctl restart httpd, जैसे वो रिस्टार्ट हुआ यहाँ पे हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं, फाइल स्टोर इन EFS हमारा आ चुका है। जो हमारा फाइल है वो करंटली EFS पे स्टोर हो रहा है। अब हम लोग इसको प्रूफ कैसे करें इस कंसेप्ट को कि हाँ भाई EFS पे ही फाइल स्टोर है और कहीं नहीं है। तो चलिए उसके लिए हम लोग एक न्यू EC2 इंस्टेंस पहले क्रिएट करते हैं। और दोस्तों अगर आपको अभी चेक करना है कि कैसे कि EFS माउंट हुआ है या नहीं, तो उसके लिए आपको बस एक कमांड टाइप करना है df-h और आपको ये दिखेगा, ये देख रहे हो आप, ये जो मैंने जो EFS फाइल सिस्टम बनाया था वो देख लो आप, ये माउंटेड है, फोल्डर पे माउंटेड है जो मैंने करा था। और उसका साइज देखो आप क्या है, 8.e, ये एक्साबाइट में है। नॉर्मली हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो गीगाबाइट में होता है, बट यहाँ एक्साबाइट में। चलिए देख लेते हैं एक एक्साबाइट पे कितना गीगाबाइट होता है, तो वो भी मैंने निकाल रखा है, आप लोग देख लो। सिंस हमारे पास 8 एक्साबाइट है, इसे आप गीगाबाइट में कन्वर्ट कर आप देख लो कितना क्या वैल्यू आ रहा है। तो हमारे पास फिलहाल इतना स्पेस है, मीन्स इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं अनलिमिटेड स्पेस, जहाँ पे आप अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हो। और आपको, और ये पे एज यू गो मॉडल होता है, आप जितना डेटा स्टोर करोगे उतना ही पे करना होगा आपको। तो मैंने अपना सेकेंड इंस्टेंस लॉन्च कर दिया है। चलिए इसके पब्लिक IP एड्रेस को हम लोग एक्सेस करते हैं। आप लोग देख सकते हो इस पब्लिक IP एड्रेस पे जो मैंने index.html फाइल रखा था वो EVS वॉल्यूम में स्टोर है, और वो क्या है, फाइल ऑन द सर्वर नाम का ये होस्ट कर रहा है। तो चलिए हम लोग पहले सेकेंड वाले सर्वर को कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे पहले आप लोगों को लोकेशन पे चल के मैं आपको पुराना index.html फाइल दिखा देता हूँ। cat/var/www/html index.html फाइल। तो ये जो फाइल है जहाँ पे फाइल ऑन सर्वर लिखा हुआ है, ये मैंने स्टोर कर रखा है अपने EVS वॉल्यूम पे। अब चलिए सेम लोकेशन पे फिर से हम लोग सेम EFS वॉल्यूम को माउंट करते हैं। ये जो सेम EFS वॉल्यूम है इसे मैंने कॉपी करा। ये सेकेंड वाला अपना वेब सर्वर है, ठीक है, वेब सर्वर 2 है ये हमारा। इसे हम लोग पहले मैं पेस्ट कर दूँ, वेट। चलिए इसे मैं कहाँ पे माउंट करूँगा, var/www। दोस्तों आप किसी भी डायरेक्टरी पे कहीं पे माउंट कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चलिए ये हमारा माउंट हो गया। अब हम लोग cd var html यहाँ जाते हैं, यहाँ ls करते हैं और इसे कैट करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हो जो हमारा न्यूली index.html फाइल है। चलिए इसे फिर से हम लोग एक्सेस करते हैं। आप लोग देख सकते हो ये नए वाले सर्वर पे भी ये फाइल स्टोर्ड इन EFS शो कर रहा है, और ये पुराने वाले सर्वर है यहाँ भी फाइल स्टोर्ड इन EFS शो कर रहा है। और पुराने वाले सर्वर से ही मैंने ये वाला फाइल जो है वो अपने EFS पे स्टोर करा था, और उस EFS को मैं दूसरे EC2 इंस्टेंस से मैंने बस माउंट करा। मैंने दूसरे EC2 इंस्टेंस पे जस्ट मैंने माउंट करा और कुछ नहीं किया। ऑटोमेटिक हमारे सेकेंड वाले EC2 इंस्टेंस पे वो फाइल एक्सेसिबल हो रहा है, ठीक है। और आप लोग ये भी देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस पे मैंने एटलीस्ट 2 इंस्टेंस पे एट अ टाइम ये कनेक्टेड है, ठीक है दोस्तों। तो ये आई होप कि आप लोग EFS समझ के होंगे। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है S3 बकेट। तो आपको याद होगा मैंने आपको S3 बकेट के लिए एक यूजर मैंने क्रिएट करा था, और मैंने ये भी बोला था कि फ्यूचर में हम लोग उसके एक्सेस की और सीक्रेट की को यूज़ करने वाले हैं। तो अब तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे AWS में, वो सारे के सारे काम हम लोग मैनुअली कर रहे थे, थ्रू AWS कंसोल कर रहे थे। बट इसका एक और तरीका है काम करने का, वो होता है AWS CLI, जहाँ पे आप अपने कमांड लाइन इंटरफेस से अपने AWS के कंटेंट को, AWS के चीज़ों को, आप AWS के सारे सर्विसेज को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आइए सबसे पहले अब हमें क्या करना है, मैं अपने स्टोरेज जो मेरा S3 बकेट जो स्टोरेज है मैं उससे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ थ्रू AWS कंसोल। तो पहले मैं ये सबको हटाता हूँ और सबसे पहले मैं आपको S3 कंसोल पे ले चलता हूँ। ये हमारा है S3 कंसोल। चलिए ये जो S3 कंसोल है ये हमारा बकेट है। तो आपको कोई भी डेटा अगर S3 पे स्टोर करना है ना दोस्तों, तो S3 पे आपको एक बकेट क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो चलिए एक बकेट क्रिएट करते हैं। बकेट पे मैं अपना नाम देता हूँ दी क्लाउड वर्ल्ड, जो भी है S3 टेस्ट। यहाँ से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन पे आप इसे क्रिएट कर सकते हो, वो आपको रीजन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये सब फिलहाल आप स्कैप करोगे। ये क्या है, ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। ये रिकमेंडेड वे है कि आपको ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस ही रखना है। इसे आप चाहो तो पब्लिकली भी इस बकेट के डेटा को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आप चाहो तो पब्लिकली थ्रू योर ब्राउज़र।
तो इस डेटा को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बट फिलहाल मैं ब्लॉक और पब्लिक एक्सेस को इनेबल करके रखता हूँ। वर्जनिंग क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वर्जनिंग का मतलब होता है जिस सिंपल सी बात है, मल्टीपल वर्जन क्रिएट करना, V1 V2.0 V3.0 V4.0। आप एक ही डेटा का चाहो तो मल्टीपल वर्जन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसे मैं फिलहाल डिसेबल करके रखूँगा। वो मैं आगे चल के इसी ये सारी चीज़ों को मैं थोड़ा और डिटेल में इन डेप्थ जाऊँगा जब मैं स्पेशली S3 का डेटा, जब S3 का लेक्चर मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, फिलहाल ये एडवांस सेटिंग ये सब को ऐसे ही रहने दो। आप क्रिएट बकेट पे डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपका जो बकेट है वो क्रिएट हो रहा है। तो हमारा बकेट क्रिएट हो चुका है। हमारा बकेट का नाम क्या है, द क्लाउड वर्ल्ड -S3 टेस्ट। आपको इस बकेट पे आना है। अब इस बकेट पे कुछ भी नहीं है, खाली है ये बकेट। मुझे क्या करना है, इस बकेट पे अपने डेटा को अपलोड करना है। तो उसका क्या तरीका है, आप चाहो तो डायरेक्टली डेटा को अपलोड कर सकते हो यहाँ से। एक नॉर्मल, आपने बहुत जगह, आप ऑनलाइन भी जाते होंगे, बहुत जगह ऐसा होता है, आप देखते होंगे बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी फाइल को आप आजकल कहीं भी अपलोड कर सकते हो। ऐड फाइल पे क्लिक करके आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हो। मैं अपने लोकल लैपटॉप का सारा फाइल मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये S3 बकेट है, ओके, आप लोग समझ गए होंगे। इसको इस सर्वर से कोई मतलब नहीं, ये बस नॉर्मल आपका स्टोरेज है। आप कैसे गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव क्या है, वहाँ पे कैसे अपनी फाइल को स्टोर करके रखते हो, वैसे ही आप यहाँ पे S3 बकेट पे अपने कोई भी फाइल को नॉर्मली स्टोर करके रख सकते हो। अब इसका इंस्टेंस, इसके सर्वर से क्या कनेक्शन है, वो चलिए देखते हैं हम लोग। सर्वर पे लेट सपोज मेरा डेटा है, चलिए लेट सपोज यहाँ मेरा index.html फाइल है। तो ऐसा हो सकता है मेरे एप्लीकेशन का हजारों, लाखों, करोड़ों फाइल्स हो मेरे पास, हजारों फाइल्स हो मेरे पास, टेराबाइट्स में फाइल्स हो मेरे पास, जो कि अब मुझे यूज नहीं है। कोई भी दोस्तों, कोई भी डेटा, कोई भी एप्लीकेशन में जो डेटा होता है वो हमेशा पुराना होते जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग पुराने डेटा को यूजुअली बहुत जगह क्या होता है, उसे वो टर्मिनेट करते हैं, और बहुत जगह इन केस अगर फ्यूचर में यूज आए उसके लिए वो आर्काइव करके रखते हैं। तो बेस्ट यूज केस है जब अपना एप्लीकेशन रन कर रहे हो, तो फॉर आर्काइवल पर्पस आप अपने पुराने डेटा को S3 बकेट में रख सकते हो। या फिर लेट सपोज आपका जो एप्लीकेशन है वो मूवी होस्ट कर रहा है, वो आपका जो एप्लीकेशन है वो मूवी एप्लीकेशन स्ट्रीमिंग है, कोई भी वीडियो को स्ट्रीम कर रहा है आपका एप्लीकेशन, तो वो वीडियोस तो आप EBS पे स्टोर करके रखोगे नहीं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। उस वीडियोस को आप S3 बकेट पे स्टोर करके रखोगे, बिकॉज वो चिप में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देता है। S3 हाईली अवेलेबल एंड ड्यूरेबल है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट्स सपोज ये जो index.html फाइल है ये हमारा ओल्ड हो चुका है, तो इस फाइल को हम लोग मूव करने वाले हैं अपने S3 बकेट पे फॉर द आर्काइवल पर्पस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है AWS CLI कमांड। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, CLI से, सर्वर से, ये मेरा CLI है, इस CLI से डेटा को अपने S3 में सेंड करने वाले हैं। मीन्स CLI के थ्रू अपने AWS अकाउंट को हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा AWS CLI कमांड टू कॉपी फाइल टू S3 बकेट फ्रॉम लोकल। मैं अपने लोकल सर्वर से अपने फाइल को S3 में कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक और कंसेप्ट है। फिलहाल चलिए यहाँ पे नीचे आते हैं, पहले इस वाले चीज़ों को हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं। तो चलिए, ये हमारा कॉपी कमांड है, आपको इसे कॉपी कीजिए, उतना नहीं देखना है, बस ये देखता हूँ मैं, इसे कॉपी करो, आप यहाँ पे आके पेस्ट करो। चलिए AWS S3, मुझे कौन सा फाइल कॉपी करना है, मुझे करना है index.html फाइल। index.html फाइल को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। सॉरी, और मेरा बकेट का नाम क्या है, यहाँ पे आपको बकेट का नाम डालना है। बकेट का नाम मैंने डाला था द क्लाउड वर्ल्ड -S3 टेस्ट। यहाँ पे आप स्लैश से मारो, इंटर करो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपलोड फील्ड अनेबल टू लोकेट क्रेडेंशियल्स। दोस्तों, आप अपने लोकल इस सर्वर से आप डायरेक्ट AWS से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। जब भी AWS आपको अपना EC2 इंस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, तो AWS ये एज्यूम करता है कि EC2 इंस्टेंस आपका अपना सर्वर है, AWS का उस पर कोई हक नहीं होता, AWS का उसका उस सर्वर पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मीन्स फॉर AWS ये जो सर्वर है ना, ये मेरा पर्सनल सर्वर है। मेरा पर्सनल या तो सर्वर है, या फिर मैं लोकल लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ अपने AWS के रिसोर्सेज को। ये जैसे मैंने कमांड टाइप किया ना, तो AWS को ऐसा फील हुआ होगा कि मैं अपने लोकल लैपटॉप से कम्युनिकेट करने का कोशिश कर रहा हूँ S3 से। ये सर्वर भी मेरा, लैपटॉप भी मेरा, ये AWS के कंट्रोल में नहीं है, ये फिलहाल मेरा है। तो AWS क्या बोल रहा है कि भाई आप अपने लोकल लैपटॉप से तो कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, बट क्रेडेंशियल का क्या होगा, मुझे क्रेडेंशियल तो चाहिए ना भाई। मैं ऐसा तो कोई भी बंदा कहीं से भी पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी वो आपके सर्वर को या फिर आपके AWS अकाउंट को वो कंट्रोल कर लेगा बाय यूजिंग CLI। तो वैसा नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक क्रेडेंशियल्स इसको प्रोवाइड करना है। वो क्रेडेंशियल्स क्या होता है, वही होता है एक्सेस की और सीक्रेट की, जो मैंने यहाँ पे आपको शो करा था। तो पहले हम लोग एक्सेस की को सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले AWS कॉन्फ़िगर
लिख के इंटर मारना है। जैसे आप AWS कॉन्फ़िगर लिख के इंटर मारोगे आपको आएगा एक्सेस की आईडी प्रोवाइड करने का। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना एक्सेस की आईडी प्रोवाइड कर देता हूँ, सॉरी नॉट दिस वन, ये मैंने इसे कॉपी किया। अब आपको डालना है रीजन नेम, आपका कौन से रीजन में आपका बकेट है, कौन से रीजन में आपका EC2 इंस्टेंस रन कर रहा है। तो हम लोग बकेट देख लेते हैं यहाँ पे। ये जो बकेट है हमारा कहाँ है, ये जो बकेट है हमारा US ईस्ट 1 में है। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे US ईस्ट 1। उसके बाद फॉर्मेट, ये आप चाहो तो JSON में डाल सकते हो, टेक्स्ट में डाल सकते हो, मैं इसे नन रखता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें अपना जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट है या JSON फॉर्मेट है उसमें ये दे देगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर कर दिया अपने एक्सेस की सीक्रेट की। अब जैसे मैं ये कमांड टाइप करूँगा ना, इंटर मारूँगा, ये क्या करने वाला है, AWS इस एक्सेस की और सीक्रेट की को देखेगा और उसके बाद क्या देखेगा कि ये एक्सेस की सीक्रेट की किससे बिलोंग करता है। ये एक्सेस की सीक्रेट की बिलोंग करता है TCW_users को, ठीक है। उसके बाद इस यूज़र का परमिशन चेक करेगा कि इस यूज़र के पास S3 का परमिशन है या नहीं। मैं अपने डेटा को S3 बकेट में डाल रहा हूँ, तो मैं अपने डेटा को S3 बकेट में डाल रहा हूँ यूजिंग दिस यूज़र। तो इस यूज़र के पास S3 का परमिशन होना चाहिए, तो वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ S3 फुल एक्सेस। तो अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये अपलोड हो चुका है। हम लोग S3 बकेट पे आएंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारा जो फाइल है वो अपलोड हो चुका है। ये हमारा हो गया, हम लोग क्या कर लिए, आर्काइवल पर्पस के लिए हमने इसे यूज़ कर लिया। बट ये अभी भी मैंने आर्काइव नहीं करा, ये नॉर्मल S3 बकेट पे स्टोर है। आर्काइव करने के लिए भी एक S3 ने ग्लेशियर करके के स्टोरेज दे रखा है। तो कुछ बहुत सारे ऐसे S3 के बारे में कुछ ऐसे डिटेल्स है जो मैं आपको आगे चल के फ्यूचर में S3 का जब मैं डीप डाइव सेशन लूँगा उस टाइम पे मैं आप लोग को S3 के सारे डिटेल्स को मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप लोग ये तो समझ गए कि S3 पे डेटा कैसे कॉपी हो रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं EC2 इंस्टेंस पे और मैं आपको अब थोड़ा सा EBS वॉल्यूम का भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप EC2 इंस्टेंस पे आओगे, कोई भी EC2 इंस्टेंस पे आ जाओ, यहाँ पे स्टोरेज पे आ जाओ, ये है आपका, कहाँ गया, EBS वॉल्यूम। ये EBS वॉल्यूम है, ये आपका वॉल्यूम है ये। और ये वॉल्यूम जो है ना, ये इसमें आप लोग देख सकते हो अटैच किया हुआ है। ये वॉल्यूम किधर गया, ये ऑलरेडी अटैच्ड है आपके EC2 इंस्टेंस में। आप चाहो तो इसे डिटैच भी कर सकते हो और इसे डिटैच करके दूसरे EC2 इंस्टेंस को भी आप इसे ऐड कर सकते हो किसी और EC2 इंस्टेंस पे, ठीक है। आप चाहो तो एक न्यू वॉल्यूम खुद से क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही न्यू वॉल्यूम क्रिएट करोगे ये EBS वॉल्यूम क्रिएट होता है। आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप के वॉल्यूम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ मल्टीपल टाइप के वॉल्यूम्स क्या है। जनरल पर्पस SSD हो गया, जनरल पर्पस SSD, प्रोविजन IOPS। तो जहाँ भी IOPS आ गया समझ लो वो बहुत ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए वो यूज होता है और कुछ नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया IOPS। आप यहाँ पे मल्टीपल IOPS पे चीज़ों को सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो इस तरह से करके आप मल्टीपल टाइप्स के वॉल्यूम को क्रिएट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये क्या है, ये मल्टीपल टाइप्स किसका बेनिफिट है, मतलब इस ये सब के बारे में डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ और इस डॉक्यूमेंट में कम्प्लीटली डिटेल्ड मेंशन है इस टाइप ऑफ वॉल्यूम के बारे में। आप प्लीज़ वहाँ से गो थ्रू कर लेना। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है EBS वॉल्यूम टाइप्स। पहला जो है लिंक आपको वहाँ पे जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे आपको दिख सकता है, देख लोगे आप यहाँ पे जनरल पर्पस SSD, प्रोविजन IOPS, क्या क्या वॉल्यूम का क्या टाइप है, क्या क्या डिफरेंस है, वो सारे के सारे डिटेल आप लोग समझ जाओगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो कंप्लीट पेज है, ये जो पेज है, ये जो EBS वॉल्यूम टाइप की जो सेक्शन है, इसे आप कंप्लीट एक बार पढ़िए, बहुत ही ज़रूरी है। ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग को AWS स्टोरेज सर्विस और उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, बाय बाय।